चुनाव आयोग कैसे खेल करता है या चुनाव आयोग जो दावे करता है और उसका हकीकत में जब अमल करने का काम आता है तो कैसे चुनाव आयोग भागता हुआ दिखाई देता है। इस बात को जरा गौर से देखिए। हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए और हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में एक सीट है सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट, और इस सीट पर एक पत्रकार जो कांग्रेस में शामिल हुए थे मात्र 1 महीने पहले, उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया और मात्र 4000 वोटों से चुनाव हारे, दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा यहां पर चौथे नंबर पर रही थी। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी भाजपा की। कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर दूसरे नंबर पर रहे और उसके बाद में इन्होंने चुनाव आयोग के अंदर करीब 4.25 लाख रुपए की राशि भर करके और चुनाव आयोग से डिमांड की, मांग की कि दोबारा से ईवीएम और वीवीपैट के जो पर्चियां हैं उनका मिलान करवाया जाए। ये कांग्रेस की रानिया सीट से उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज की मैं बात कर रहा हूं। द मसला करके एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, उसके पत्रकार थे और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था ये। आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कैसे जो है इस पूरे चुनाव में खेल हुआ। लेकिन सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस के उम्मीदवार जब 4.25 लाख रुपए की राशि भरने के बाद में चुनाव आयोग के उस प्रोसेस को देखने के लिए पहुंचे जहां पर वीवीपैट और पर्चियों का मिलान करवाया जाना था, तो वहां पर कुछ और ही बातें होने लगी। वहां पर तो मोकपोल के तरीके से नया प्रोसीजर होने लगा और सर्वमित्र कंबोज, उनको आगे आपको मैं सुनाने वाला हूं, उन्होंने कहा कि ये तो मोकपोल करने लगे। मोकपोल का मतलब ये होता है कि जिस दिन वोटिंग होती है उससे ठीक पहले उम्मीदवारों को या जो भी एजेंट होते हैं उनको वीवीपैट और ईवीएम उनको चला करके पर्चियों का मिलान करवाया जाता है, 4-5-10 वोट डालवा करके कि देखिए पर्चियां ठीक मिल रही हैं या ईवीएम जो सही से काम कर रही है। एक ट्रायल होता है एक तरीके से, उसी को मोकपोल कहा जाता है। लेकिन जब सर्वमित्र कंबोज वहां पर पहुंचे उस प्रोसेस को देखने के लिए जहां पर उन्होंने फीस भरी थी कि 9 बूथों की ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करवाया जाए, तो वहां पर मोकपोल किया जाने लगा और वहां पर जो डाटा पहले से था उस ईवीएम मशीन के अंदर उसको डिलीट कर दिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, गौर से समझिए, आपको पूरी खेल समझ में आएगा। सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि वहां पर ईवीएम मशीन में जो डाटा था उसको डिलीट कर दिया गया और नए सिरे से कहा गया कि आप यहां पर जो है नई वोट डालिए, एक नया निशान आपको दिया जाएगा और उस पर फिर गिनती होगी। तो उन्होंने कहा कि हम ये काम करने के लिए थोड़ी ना आए हैं, हम तो ये देखने के लिए आए हैं जो वोट डाली गई हैं और जो वीवीपैट में पर्चियां निकली हैं क्या वो दोनों एक ही हैं। और पहली ही मशीन खुली थी और पहली ही मशीन खुलने के साथ में ही कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा कि यह तो सरासर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ दिशा निर्देश दिए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, आप इसे बंद कर दीजिए, मैं इसमें आगे जाना ही नहीं चाहता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सबसे पहले आप सुनिए, सर्वमित्र कंबोज जो है वो कह रहे हैं कि हम जो सोच करके गए थे या जिस चीज के लिए हमने अप्लाई किया था उसके ठीक उलट मामला हुआ है। ये तो मतलब पूरी तरीके से एक नई परिस्थिति हो गई कि नया सिरे से वोट डाला जाएगा। और इसके बाद में सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि रोजाना 2-2 ईवीएम मशीन खोलने की बात हुई थी। 9 बूथों की जो है वो ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करवाना था, रोज 2-2 ईवीएम मशीन खोलने की बात हुई। पहले जो ईवीएम मशीन के अंदर, जो पहली मशीन के अंदर जो डाटा था उसको डिलीट करवा करके नया एक तरीके से मोकपोल होने लगा। ईवीएम और वीवीपैट जिन 9 बूथों का मैंने अप्लाई किया था वो मेरे सामने आएगा कि कितना वोट ईवीएम में पड़ा, क्या वो वीवीपैट में निकला या नहीं निकला। लेकिन जब यहां पर आते हैं तो यहां पर बिल्कुल उसके उल्टा हमें नजर आता है। वो क्या, यहां पर इन्होंने कहा कि 2 ईवीएम रोज खोलेंगे, तो 2 ईवीएम और वीवीपैट सारा कुछ लाया गया।
तो एक ईवीएम जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ये बोलते हैं कि ईवीएम का जो एक्चुअल डाटा था उसमें, जो इलेक्शन का, उसकी गिनती नहीं होगी, उसका मिलान नहीं होगा, वो डिलीट होगा। पहले उसको क्लियर करेंगे, नया उसमें पोल होगा, जिसको मॉक पोल बोलते हैं। मॉक पोल तो पहले भी होता है, इलेक्शन के समय भी होता है मॉक पोल। तो फिर इस मॉक पोल की हमें जरूरत क्या है? क्या इसके लिए हमने अप्लाई किया था? तो वो ये है कि वो डाटा नहीं दिखाना हमें। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की, वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसके बाद में कांग्रेस के उम्मीदवार सौमित्र कंबोज, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनका पालन नहीं हो रहा, ये तो प्रक्रिया ही एक नई शुरू कर दी गई है यहां पर, और इसीलिए उन्होंने बंद करवा दिया कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मॉक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बंद करवा दिया। तो वो बात ठीक है। आगे पड़ाव क्या रहेगा? अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों से पूछा गया कि आप ये बताइए कि इसमें हम तो वीवीपैट और ईवीएम का मिलान करवाना चाहते हैं, तो अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। अधिकारियों ने कहा कि हमें जो बताया गया है उसी प्रोसेस के हिसाब से हम चलेंगे, और उन्होंने कहा कि हम मॉक पोल करवाने के लिए यहां पर नहीं आए थे, इन मशीनों का ट्रायल करवाने के लिए नहीं आए थे कि मशीन ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम जो हुआ है उसको चेक करवाने के लिए आए हैं, जो डाटा इसके अंदर है उसका मिलान करवाया जाए, इसके लिए हम आए हैं। ये प्रोसेस है, ये हमें बोला गया है, यही इसमें हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने पहले भी जब ये बात शुरू हुई, मैंने कहा ये किस लिए, ये मॉक पोल के लिए मैं नहीं आया हूं। मैंने किस लिए अप्लाई किया था? मॉक पोल के लिए अप्लाई। फिर मुझे 9 बूथों का अप्लाई करने की जरूरत क्या थी? अगर मुझे सिर्फ उन्होंने ये मॉक पोल दिखाना है कि ये देखिए एक नया डाटा, ये देखिए ये वोट डाल रहे हैं और ये इधर निकल रहा है, तो फिर मुझे एक ही मशीन बहुत थी। मुझे 9 मशीनों के लिए अप्लाई क्यों करवाया, ये बता दीजिए। मुझे उस समय बताते भाई ये मॉक पोल है, तो मैं एक ही यूनिट का करवा लेता, या मैं करवाता ही नहीं। मुझे 9 यूनिट का क्यों करवाने, कितना पैसा भरने की मुझे जरूरत क्यों थी? और फिर इन्होंने 5 दिन किस लिए, ये समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक सवाल जो है वो आपसे पूछता हूं, क्या इसमें जो है वो वाकई चेक एंड वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसीजर क्या फिर यही है? और अगर यही है तो फिर क्यों जो है वो उम्मीदवार इतना पैसा भरेगा? एक ईवीएम का करीब 50,000 रुपए भरना पड़ता है, तो क्यों इतना पैसा कोई उम्मीदवार भरेगा? 4.25 लाख रुपए इन्होंने भरे, क्यों भरे? एक ही ईवीएम को भर करके चेक करवा लेते। मामला तो तब था कि जब जो ईवीएम के अंदर डाटा है, ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं और वीवीपैट में जो पर्चियां हैं, उसको मिलाया जाता कि फला बूथ पर, बूथ नंबर 85 पर, मान लीजिए बूथ नंबर 85 पर ईवीएम के अंदर दिख रहा है 350 वोट डाले गए हैं, और अगर वीवीपैट में भी वही चीज दिख जाती कि बूथ नंबर 85 पर 350 वोट आ रहे हैं, तो इसका मतलब मामला साफ है। लेकिन वहां पर दिख रहा है 350 वोट और यहां पर दिख रहा है 376 वोट, या यहां पर दिख रहा है 585 वोट, तो मतलब मामला गड़बड़ है। तो मामला तो यही था ना जिसको चेक किया जाना चाहिए था। लेकिन देखिए क्या हुआ। और ये जो लड़ाई है, ये रानिया सीट की जो लड़ाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई थी। मुझे लग नहीं रहा था कि सौमित्र कंबोज जो है वो इतना शानदार तरीके से चुनाव को बना ले जाएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, पत्रकार होते हैं, फिर उसके बाद में जाकर के चुनाव लड़ ले, मुश्किल होता है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वाकई इन्होंने शानदार चुनाव लड़ा। अब जरा ये देखिए आंकड़े आप, ये इस सीट के आंकड़े वो बताते हैं कि रानिया सीट पर जो उम्मीदवार जीते थे वो आईएनएलडी के अर्जुन चौटाला थे। अर्जुन चौटाला को 43,914 वोट मिले।
दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज थे। इनको 39,723 वोट मिले। अंतर था 4,191 का। शानदार चुनाव, एक महीने के अंदर इतना शानदार तरीके से चुनाव लड़ना बड़ी बात है। और यहां पर भाजपा जो चौथे नंबर पर रही थी। इस सीट पर एक तरफ जो है वो चौटाला परिवार के अर्जुन चौटाला जब लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, और दूसरी तरफ ही चौटाला परिवार के रंजीत चौटाला, जो कि पिछली भाजपा की गठबंधन वाली सरकार के अंदर जेल मंत्री थे, मंत्री के सामने आप चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा के अंदर वो शामिल भी हो गए थे लोकसभा चुनाव के अंदर। भाजपा ने उनको लोकसभा चुनाव भी लड़वाया, लेकिन लोकसभा चुनाव वो हार गए। लोकसभा चुनाव हारने के बाद में रंजीत चौटाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया, और इसलिए वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर गए, और वो तीसरे नंबर पर रहे। और भाजपा ने जिनको टिकट दिया, शीशपाल कंबोज, वो चौथे नंबर पर रहे। खबर देखिए। बता दें कि अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में रानिया हलके से इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला और कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज का कड़ा मुकाबला हुआ था। इसमें इनेलो विजयी रही और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी, तीसरे नंबर पर आजाद प्रत्याशी पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला रहे, और चौथे स्थान पर भाजपा उम्मीदवार शीशपाल कंबोज रहे। इस तरीके का कांटे का मुकाबला था ये। और इस कांटे के मुकाबले में जब भाजपा जहां चौथे नंबर पर थी, भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई वहां पर, लेकिन इस सीट पर भाजपा चौथे नंबर पर थी। सोचिए जरा इस बात को। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो आपके सामने है, और बाकायदा पैसे भरे गए थे। वोटों की गिनती के लिए फीस जमा की थी। कांग्रेस उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बूथों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी की आशंका जता करके ईवीएम की दोबारा जांच करवाने की मांग की थी। इसके लिए बाकायदा निर्धारित फीस भी जमा की थी। इसे लेकर के आज जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। अब रानिया हलके के 9 बूथों की ईवीएम और वीवीपैट मिलाए जाएंगे। ये कुछ दिन पहले की खबर का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। साफ तौर पर लिखा हुआ था उस नोटिस के अंदर कि 9 बूथों के ईवीएम और वीवीपैट का मिलान होना था, ना कि ईवीएम के अंदर जो डाटा था उसको डिलीट करके आप नया जो है वो डाटा वहां पर डालें और उसका मिलान करवा करके दिखाएं। ये फिर कैसे जो है पता चलेगा कि जो डाटा पहले था वो सही था या गलत था? और इसीलिए उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को बंद करवा दिया कि आप तो जो डाटा है उसको भी डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी यही कह रहे थे कि जो डाटा है पहले उसको डिलीट करेंगे, फिर नए सिरे से आपको एक नया सिंबल दिया जाएगा। नया सिंबल देकर के फिर आप उसमें दोबारा से वोट डालिए, फिर वीवीपैट के अंदर पर्ची कट करके गिरेगी, और फिर हम उनका मिलान करवाएंगे। और बताइए क्या है मतलब? पहली बात तो यह है कि बहुत कम लोग होते हैं जो चैलेंज कर पाते हैं, वरना हार मान करके बहुत सारे लोग घर बैठ जाते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत कम उम्मीदवार होते हैं जो इस लेवल तक जाते हैं, और जो जाते भी हैं तो उनके हाथ में क्या मिल रहा है? राजीव कुमार शायरी बढ़िया करते हैं, और राजीव कुमार ने अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के समय पर जो शायरी की, और उसके बीच में उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब 3600 साल लग जाएंगे, 3600 साल, 1 करोड़ घंटे लग जाएंगे। अगर एक विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी 6.5 साल लग जाएंगे। भाई आपको कौन पूछ रहा है कितने साल लगेंगे? आप दीजिए ना, हम देखेंगे। देखने का काम हमारा है, देखने का काम उम्मीदवार का है, पत्रकारों का है, या जो भी मांगेगा उसका काम है। आपको इस बात से क्या जो है वो लेना देना कि कितने घंटे लगेंगे, इतने घंटे में आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? भाई ऐसे तो कल को कोई आदमी पढ़ाई करने के लिए स्कूल में ही नहीं जाएगा। वो कहेगा भाई इतनी किताबें लगती है पीएचडी करने के अंदर। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को कोई कह दे कि पीएचडी करनी है तुझे, और पीएचडी करने के लिए सारी किताबों को अगर उठा करके, पहली से लेकर के और पीएचडी तक की किताबों को अगर उठा करके उसके सामने रख दे, तो बच्चा तो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कि एक किताब उठा करके पढ़ भी ले, क्योंकि उसके सामने वो देखेगा पूरा जो है एक कमरा भर गया किताबों का।
पहली की किताब, दूसरी की किताब, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं, 10वीं, 12वीं और उसके बाद में आगे ग्रेजुएशन और उससे आगे, तो मतलब पीएचडी तक का अगर पूरा सिलेबस उठा करके उसको दे दिया जाए पहली से लेकर के, तो बच्चा तो होपलेस हो जाएगा। ये कमाल की बात है। जो पढ़ना होगा उसको उठा करके पढ़ेंगे। कल को आप लाइब्रेरी में जाने से डरने लग जाएंगे इससे, तो क्योंकि लाइब्रेरी में तो किताब ही किताब होती दुनिया भर की। लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है। और अगर कोई ये कह दे भाई नहीं, लाइब्रेरी में जाने का मतलब ये है वहां पर अगर तुमने सारी किताबें पढ़ी तो इतना, क्यों हमें सारी किताबें पढ़नी है? हम उठा करके देखेंगे 85 नंबर बूथ की ईवीएम मशीन का डाटा बताइए कितना है, खट से मिल जाएगा, आधे घंटे में चेक हो जाएगा। लेकिन देखिए साहब क्या हो रहा है। तो ये जो खबर है, ये खबर अपने आप में एक तरीके से देखें तो चुनाव आयोग उसके पूरे प्रोसेस को, उसकी पूरी प्रक्रिया को वाकई बहुत बड़े सवालों के कटघरे में खड़े करती है। और राजीव कुमार साहब 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी दास्तां छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में कई बड़े ऐसे चुनाव हुए हैं जिनके नतीजे सवालों के घेरे में हैं। और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, या जिम्मेदारी बनती नहीं है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाए? और उन्होंने चुनावों को कितनी निष्पक्षता से करवाया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हरियाणा के चुनाव क्या वाकई निष्पक्ष हुए हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।